बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल जिसका नाम लर्न विद हफीज़ है से मुखातिब हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में जो सबसे पहला इसका टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको पहले हम प्रूव करेंगे और जब उसको प्रूव कर लेंगे तो उसकी मदद से हम मास ऑफ द अर्थ भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसी लॉ की डेफिनेशन से ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले आप को एक पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। दो स्फेरिकल पिक्चर्स जो हैं या दो दायरे आप लगा लेंगे। यहां से इसका सेंटर निकाल लेंगे और इस सेंटर को दूसरे सेंटर के साथ में मिला देंगे। इसका मैस m1 है और इसका मैस m2 है। अच्छा जी, अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। के कायनात में हर जिस्म जो है वो दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींच रहा है एक फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो हम यहीं से इसको प्रूव करेंगे। हम देखते हैं कहां से, अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के, यानी ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मैसेज के प्रोडक्ट के, मतलब हासिले ज़रब के बराबर है ये फोर्स। और यही फोर्स जो है ये जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो जैसे उसने बताया है हम वैसे ही उसको लिख देंगे कि इसके स्क्वायर के, इसके डिस्टेंस के जो इसके सेंटर्स के दरमियान में है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी तो दोनों वैल्यूज आमने सामने आएंगी और जब इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो एक वैल्यू नीचे आएगी। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी उलट होगा कि जितनी फोर्स बढ़ेगी उतना डिस्टेंस कम होगा और जितनी फोर्स कम होगी उतना डिस्टेंस बढ़ेगा इसका। तो इन दोनों को हम मिला लेते हैं आपस के अंदर। ऊपर वाला ऊपर लिख देंगे और नीचे वाला नीचे लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है और इक्वल लगाना है। तो याद रखिएगा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा और इक्वल लगेगा तो एक कांस्टेंट साथ में आ जाएगा और यहां पे इसका कांस्टेंट जो है वो बड़ा जी है। तो जी लगा दिया और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मास ऑफ द अर्थ जो है फाइंड आउट करना। तो मास ऑफ द अर्थ जो है वो इसी ग्रेविटेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं। लेट अस सपोज कि ये अर्थ है। ये अर्थ है, यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूं, मास ऑफ द अर्थ।
और इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है। जमीन का मैस जो है वो हम लेते हैं ME, मैस, M फॉर मैस और E फॉर अर्थ, और इस छोटी बॉडी का मैस जो है वो स्मॉल m है। अच्छा, जमीन का रेडियस जो है, जो रेडियस कहते हैं सेंटर से लेके साइड तक जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस कहते हैं। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है स्मॉलर r। अच्छा, चूंकि ये इसका जो बॉडी पड़ी है ये ज़मीन के मुकाबले में बहुत छोटी है, इसलिए हम जो इसका रेडियस होता है छोटे वाला r, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से लिखते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू G, जैसे लिखा हुआ है M1 M2। ये देखिए इसका मैस M1 था, इसका मैस M2 था, यानी ये M1 है, ये जो मैस ऑफ द अर्थ है, और ये जो छोटे वाला M है ये M2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MEM, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और नीचे हम लिखेंगे R का स्क्वायर। ये दूसरा R जो है ये हमने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये ज़मीन की निस्बत बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए इसके जो रेडियस है इसका उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब हमने पीछे पढ़ा था वेट के टॉपिक में कि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ। तो ज़मीन अगर इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है तो उसको हम वेट कहते हैं। तो ये जो फोर्स हमारे पास लग रही है ये इक्वल है वेट के, क्योंकि ज़मीन इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो इस F की जगह पे हम लगाएंगे W, या W की जगह पे हम लगा देते हैं mg, जो इसका फार्मूला है। तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे mg इज इक्वल टू G MEM ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये m जो है ये नीचे इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो तो फिर भी ये इसने कट जाना है, तो यहाँ से यहाँ पे हम इसको काट देते हैं। तो बाकी हमारे पास बचा है G इज इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से चूंकि हमें मैस ऑफ द अर्थ चाहिए है, R को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, G को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसे आएगी, GR स्क्वायर ओवर G इज इक्वल टू ME। तो ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ द अर्थ। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इन सारों की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारों की वैल्यूज जो है ये आपको याद होनी चाहिए। ये छोटे g की वैल्यू जो है ये हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बड़े g की वैल्यू जो है वो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और r की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.4 10⁻6 मीटर है। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। इन तीनों वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो ME जो है ये इक्वल है GR स्क्वायर ओवर G के। तो G की वैल्यू जो है वो 10 है, R स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 है, और इसका हम स्क्वायर लिखेंगे ओवर ये जो बड़े जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो ये मैं इसको इधर साथ ही कर देता हूं, ताकि ये पूरा टॉपिक जो है ये एक ही जगह पे रहे और आपको आसानी हो। तो ME
को हम ऐसे ही लिखेंगे, 10 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ये 6.4 पे भी स्क्वायर है और 10⁻6 पे भी स्क्वायर है। तो जब हम 6.4 का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास आता है 4096 पॉइंट डाल के, और जब इसके साथ में इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी 12, 6 2s आर 12 इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास, और नीचे ये एज इट इज रहेगा 6.67 10⁻⁻11। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इस 10 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4096 के साथ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 409.6 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो पहले हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई किया और नीचे वाला एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 409.6 को इस वाले से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आएगा 61.40 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर जो है ये ऊपर चली जाएगी और जब ये ऊपर चले जाएगी तो ये बन जाएगी 12 + 11, चूँकि ये नीचे माइनस हो रही थी ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 61.40 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि पॉइंट जो है वो 1 के बाद आना चाहिए, तो अगर ये पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड को तो एक 10 जो है वो हमारे पास यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये आपने मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इसकी पावर 1 है, फिर इसको हम जोड़ लेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी पावर 1 जो है वो ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 24। अब ये पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू जो है ये निगलेक्टेबल है, यानी कि इसको हम छोड़ सकते हैं। तो मैस ऑफ द अर्थ हमारे पास, हम इसको जस्ट 6 लिखेंगे, 10⁻24 kg इसका मैस है। तो अगर ये कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके सिंपल 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, के जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ के ऊपर जो मूव करते रहते हैं राउंड में, वो उनकी स्पीड क्या होगी, ये हम इसको देखेंगे कि वो कैसे मूव करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। ये अर्थ को मैंने बना लिया है, ये इसका रेडियस जो है ये r है और ये जो सैटेलाइट है ये h हाइट के ऊपर जा रहा है, मूव कर रहा है, और इसका जो मैस है वो m है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको, ये चूंकि घूम रहा है इसके ऊपर और घूम रहा है, ज़मीन इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो हमें पता है कि इस ये जो मूवमेंट होती है एक सर्कल के अंदर, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो हम इसको Fc लिखेंगे इज इक्वल टू mv0। जब भी सैटेलाइट्स की बात होगी तो v जो है वो v0 से रिप्रेजेंट होगा और r जो है वो r0 से रिप्रेजेंट होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो Fc है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि इस सैटेलाइट को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो जब किसी भी चीज़ को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींचेगी
तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इक्वल टू वेट हो जाएगा, और वेट हमारे पास है mg। तो इसकी हम वैल्यू लगा देंगे। Fc जो है ये mg के बराबर है, इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट। ये m और m जैसे हमने मैस ऑफ द अर्थ के अंदर काटा था, तो इसको हम काट देंगे। यहां से r नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा g r नॉट इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, v नॉट स्क्वायर इस साइड पे लिख लेते हैं, g r नॉट यहाँ पे लिख देते हैं। हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए है, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास जी आर नॉट आ जाएगा। और ये जो आर नॉट है ये इसका टोटल रेडियस है कि जहाँ पे ये सैटेलाइट जो है ये मूव कर रहा है। और ये अगर हम इसको देखें तो ये आर प्लस एच, आर रेडियस है ज़मीन का और हाइट इसकी बुलंदी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने चूँकि इसको मेजर करना है तो इसमें आर भी शामिल है और एच भी शामिल है। तो ये जो आर नॉट है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं आर प्लस एच। तो इसकी वैल्यू इस यहां पे लगाते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू जी आर प्लस एच। ये हमने इसकी वैल्यू लगा दी। अच्छा, ये जो हाइट है ये हाइट कुछ इतनी ज्यादा भी नहीं है, तो इसको हम आर प्लस एच जो है इसको हम नियरली इक्वल टू जो है वो आर ही लिखते हैं। तो ये जो r प्लस एच है ये नियरली इक्वल टू r है, तो ये g और r इसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्पीड है, इस स्पीड से जो सैटेलाइट है वो मूव करता है अराउंड द अर्थ। ये थे हमारे आज के टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।